मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। आपका नाम अंकिता है? जी और अंकिता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम सभी लोग काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं और हम सभी लोग वैक्सीनेटेड भी हैं। क्या आपने भी दोनों डोज ले लिए? जी सर। अच्छा, तो आप एक बार अपना मास्क हटा के अपनी पहचान करा दीजिए। कंफर्टेबल हैं आप? जी सर। ठीक है, तो आप अपना परिचय दीजिए अंकिता। सर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और आईआईटी मद्रास से पीएचडी करके मैंने नागोया यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट के पद पे कार्य किया है और वहाँ पे मुझे अपने रिसर्च के लिए एनुअल यूरोपियन रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में बेस्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। और वर्तमान में मैं एक 3 साल के बच्चे की माँ हूँ और गर्भवती स्त्रियों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करना पसंद करती हूँ और अपने आसपास उन महिलाओं को प्रेरित करती हूँ। अच्छा, तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने पीएचडी भी कर रखी है आईआईटी मद्रास से और आप जापान में भी रिसर्च कर रही थी, तो क्या फील्ड है आपका, क्या एरिया है रिसर्च का? सर फिजिक्स। फिजिक्स है जी। और अगर और स्पेसिफाई करें उसमें? जी, सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल से मतलब एक स्वाभाविक प्रश्न जो उठता है वो ये है कि जब आप रिसर्च में इतना आपने योगदान दिया है अभी तक और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाह रही हैं? जी सर, 2016 से पहले तक मेरा कोई इरादा नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में आने का, लेकिन जब मैं अपने देश से बाहर गई तो मुझे लगा कि जो अनुभव और ज्ञान मैंने वहाँ पे उस स्टे के दौरान लोगों से इंटरेक्शन करके सीखा और देखा, मैं ग्रास रूट लेवल पे आकर के अपने लोगों के बीच में बांटना चाहती थी। इसीलिए 2018 में वापस मैंने इंडिया करके एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने का निर्णय लिया। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, भारत को आज की परिस्थिति में ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए या ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स चाहिए? सर दोनों ही चाहिए, दोनों में एक सामंजस्य होना लेकिन चाहिए। सिविल सर्वेंट तो देखिए एक जनरलिस्ट प्रोफेशन है, कोई भी बन सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको पीएचडी होने की योग्यता तो चाहिए नहीं, लेकिन हर कोई साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता। तो मेरे हिसाब से तो साइंटिस्ट बनना आज की डेट में ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके अंदर वो काबिलियत है, और तब आप शायद देश की सेवा और बेहतर रूप से कर सकते हैं। जी सर, इसका उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले कर रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी हमने देखा कि और देख रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान हाउ डिसीजन मेकिंग वाज इंटरट्वाइंड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का समन्वय करके और संयोजन करके कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ से अपने सोसाइटी में डायरेक्टली इम्पैक्ट करना चाहती हूँ कम समय में। तो आपको ये नहीं लगता कि आपके सिविल सर्विसेज की फील्ड में आने से साइंस का नुकसान ज़्यादा है और सिविल सर्विसेज का फ़ायदा शायद उतना नहीं होगा जितना साइंस का नुकसान हो जाएगा? नहीं सर, इससे मैं इस तरह से देखूंगी कि दोनों ही फील्ड का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे सीखा है, हमारे यहाँ जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी लैब में डेवलप की जाती है, आम आदमियों तक उसकी पहुँच नहीं हो पाती है। अच्छा, बिहार के बारे में बस मुझे ये अभी के लिए मेरा ये आखिरी प्रश्न होगा आपसे कि बिहार में अभी लगातार एक कास्ट सेंसस की मांग हो रही है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में एकमत हैं कि एक कास्ट सेंसस होना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है और क्यों है? सर मुझे लगता है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसकी जनगणना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों ने रिजर्वेशन पॉजिटिव अफर्मेशन लाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय 10 साल का प्रावधान रखा था और यह किया था कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें उसका लाभ मिले। मगर हो ये रहा है कि जो उन जातियों में भी जो ऊपर वाले या क्रीमी लेयर वाले हैं वो सारा लेकर के सारे बेनिफिट्स और सारी सुविधाएं ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह ज़रूर होना चाहिए ताकि हम उसको एलिमिनेट कर लगता सकें। है कास्ट सेंसस जो आप बोल रहे हैं वो तो बेसिकली सब कैटेगराइजेशन वाली बात है, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि कास्ट की मतलब जनगणना हो या कास्ट के बेसिस पे जनगणना हो, तो इसमें कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है? सर जी, मैं समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें भी मैं यही कहूँगी कि कुछ जो जातियाँ हैं जो सोशियो इकोनॉमिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और जिन्हें इन सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका गलत तो इसको लेकर इस्तेमाल। विरोध क्यों है, या
क्यों नहीं अभी तक किया गया है ये कास्ट सेंसस? सर कास्ट सेंसस किया गया है, कर्नाटका में भी किया गया है, और नहीं, नेशनल लेवल पे बात कर। 1931 में हुई है सर ये जाति नहीं, तो 1931 से आप तो 2022 है, जी तो अगर एक ही बार हुई है तो उसको हम ये तो नहीं मानेंगे कि हाँ एक बार हुई है तो। जी सर, इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि जो हमारे समाज में संतुलन या हार्मोनी बनी हुई है, कुछ लोग इसका डेटा का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है अंकिता सर। अंकिता, नवादा से आप मूलभूमि आपके वहाँ पे है, जी। तो नवादा के बारे में कुछ इस तरह से बताइए कि हम नवादा को लेकर, उसकी पहचान को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना पाएँ, एक सकारात्मक सोच बना पाएँ। सर सबसे पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी वो हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की कर्मस्थली रहा है। वहाँ पे वो विनोबा भावे जी के साथ मिल करके सुखदेवरा में सर्वोदय आश्रम, वहाँ पे बैठ करके वो अपनी रणनीतियाँ बनाते थे। और मेरा गांव जिस ब्लॉक में पड़ता है, पकरी बरामा ब्लॉक में, वहाँ पर एक 53 कोठी 52 द्वार जगह है जो कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लेस है। और वहीं पे बुधौली मठ है जिसमें कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सभी वहाँ पे गए हैं। और वहाँ पे एक सरोवर है जिसमें कहा जाता है कि विश्व की सभी नदियों का पानी वहाँ पर ला करके एकत्रित किया गया है। जैसे नवादा में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपने बताई मौजूद हैं, और ऐसा सरोवर जो कि अपने आप में अनोखा माना जाएगा कि सभी नदियों का जल वहाँ पर, और मान लिया सभी ना हो, कुछ का ही हो, उसके बावजूद जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो नवादा का नाम कहीं नहीं आता है। यहाँ तक कि बिहार, जो कि वैसे भी पर्यटन में बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता है, और बिहार में भी पर्यटक स्थलों की बात की जाती है तो नवादा नहीं, क्यों? सर सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी मेरे गांव में जाने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा सर रख रखाव, मेंटेनेंस नहीं हो पाने के कारण में। और सर एक चीज़ और, ब्रांडिंग की कमी है। मतलब जैसे बिहार का ब्रांडिंग उस तरह से नेशनल लेवल पर हुआ नहीं है, तो जो एक छवि बनी हुई है हमें उसे तोड़ने की ज़रूरत है। चलिए, बिहार की ये छवि टूटे, इसके लिए अगर ठोस सुझाव, मतलब एक सतही सुझाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठोस सुझाव देना है तो आप कौन कौन से सुझाव देंगी? सर मैं 3 बिंदुओं पर इसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले बाढ़। सर अभी संजय कुमार झा जी ने भी, हमारे माननीय जल विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब तक बाढ़ से हम नहीं निपट लेंगे, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करके हम इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यह सबसे मूलभूत समस्या है। और दूसरी सर ये कि जैसे हमने बताया ब्रांडिंग वाला, वो इससे हो जाता है, माइग्रेशन होता है। तो जो हमारे बिहार से लोग बाहर जाते हैं, मजदूर हैं या और इवन स्टूडेंट्स भी, तो लोगों के और जो राज्यों में छवि ये बनती है कि बिहार में कुछ है ही नहीं। तो ये इस फ्रंट पे मैं काम करना चाहूँगी कि माइग्रेशन कम से कम हो, स्कूल और विद्यालय लगाए जाएं ताकि बाहर से भी लोग देखने आएँ और उनको लगे कि अच्छा बिहार में ये डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा सर मैं टूरिज़्म के लिए करना चाहूँगी। टूरिज़्म इटसेल्फ ना वो माउथ पीस बन करके लोगों में प्रचार कर सकता है। जब लोग आएंगे और देखेंगे तो वो खुद जाके बताएंगे कि बिहार में ये चीज़ें हैं, तो हमारी ब्रांडिंग और छवि और बेहतर हो पाएगी। चलिए, इसको लेकर सरकार के कुछ जो बिहार के डेवलपमेंट को लेकर प्रयास हैं वो क्या क्या हैं? सर कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेक्सटाइल और लेदर की एक समिट आयोजित कर रहे हैं पटना में, और 7 निश्चय 2 जिसमें कि वो समावेशित विकास की बात करते हैं, जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और तीसरी चीज़ जो प्रिविलेज्ड या महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया और लोकल बॉडीज़ में 50%, तो उससे बहुत अंतर पड़ा है। चलिए, एक चीज़, चूँकि आप बिहार की रहने वाली हैं तो उस क्रम में आपसे पूछ लेते हैं। नेपाल और चीन एक दूसरे के साथ संबंधों को देखें तो एक बेहतर संबंध विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के साथ कुछ विवाद की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। मान लीजिए भारत प्रयास तो कर रहा है कि अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखे, मान लीजिए किसी कारण से तनाव बढ़ जाता है और चीन और नेपाल के संबंध ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऐसी दशा में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, और विशेषकर बिहार के लिए क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी? जी सर, 3 प्रमुख क्षेत्रों में हमारे समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। पहले प्रश्न का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि जो हमारे बिहार के समीपवर्ती ज़िले हैं, नेपाल अभी तक जब हमसे संबंध अच्छा रखता है तो एक बफर स्टेट की तरह कार्य करता है।
तो हमारी चीन से जो बाउंड्रीज़ हैं वो सीधे डायरेक्ट नहीं साझा होती हैं, लेकिन यदि उनके संबंध मजबूत हो जाते हैं तो संभवतः चीन अपनी मिलिट्री बेस नेपाल में बनाना चाहेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि चाइना हमारे बॉर्डर पर सीधे से आके बैठ गया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि देखा जाए तो भारत में बिहार का स्पेशली और नेपाल का कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ेगा जो कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को दिखाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अंकिता, आप नागोया में काम कर चुकी हैं। एक नागोया प्रोटोकॉल है बायोडाइवर्सिटी का, आप बता सकते हैं इसके अंतर्गत क्या है? यस मैम, ये 2010 में लाया गया था और ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर है, और इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि जो जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड रिसर्च और अनुसंधान और उनका लाभ जो होगा सभी राष्ट्रों में समान रूप से कैसे वितरित हो, इसके बारे में प्रावधान है, और ये एक लीगल बाइंडिंग होती है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है? यस मैम। तो क्या आप मानेंगे कि इंडिया इसका सिग्नेटरी होते हुए एक्चुअल में इसकी वजह से इंडिया को नुकसान हुआ है, भारत को नुकसान हुआ है? क्योंकि ज़्यादातर जो पेटेंट्स हैं, अगर इसके हिसाब से भी देखें बायोडाइवर्सिटी के, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हैं, जबकि जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं जैसे कि भारत हो गया, उनके रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज यूज़ करने के बदले उनको ऐसा कुछ मिलता नहीं है जितना कि पेटेंट्स की वजह से मिलता है। तो क्या इस मद्देनज़र आप मानेंगे कि भारत को नुकसान हुआ है? नहीं मैम, ये तो एक ग्लोबल लेवल पे एक जो भी संसाधन मौजूद हैं वो सभी का है। हम तो हमेशा से वसुधा कुटुंबकम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि, और मैम जो नॉलेज हम शेयर करते हैं ग्लोबल लेवल पे, पेटेंट हो सकता है उन्हें मिले, लेकिन जो रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाली बात होती है और सारी चीज़ें हैं, वो ज्ञान तो हमें मिलता ही है, वो रिसर्च तो हम शेयर करते ही हैं आपस में। ठीक है, और नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो भी प्रोटेक्टेड है? नहीं मैम, मुझे नहीं अंदाजा है इसका। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक ने अभी आज ही के अखबारों में खबर है कि भारत की जो फोरकास्ट, इकोनॉमिक फोरकास्ट, उसको गिरा के 7.5 बताया है। पहले 8.7 बताया था, फिर 8 कर दिया और अब 7.5। क्या कारण है ये फोरकास्ट लगातार गिरता जा रहा है भारत का? मैम इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सिनेरियो वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से, क्रूड ऑयल, तो बेसिकली हम पे उसका बहुत बुरा असर हो रहा है, क्योंकि हम दूसरा मैम लोकल लेवल पे जैसे हमने देखा कि हमारे जो खाद्यान्न उत्पादन है, इस बार जो हीट वेव थोड़ा जल्दी आ गई, इस वजह से गेहूं की बालियां खेतों में सूख गई, थोड़ा खाद्यान्न उत्पादन पे असर पड़ा है, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्ट हमें दिखता है। और तीसरा और कोई? अभी तो मैम मुझे यही याद आ रहा है। पैंडेमिक की वजह से, पैंडेमिक की वजह से तो कंस्ट्रेंट्स मैम ये तो पहले से ही अफेक्टेड है, मतलब ये तो पहले से ही चल रहा है। ठीक है, चलिए ये बताइए, आप तो 3 साल के बच्चे की माँ हैं और आपको अपने करियर में कुछ दिक्कतें महसूस हुई होंगी माँ होने की वजह से। इसी के लिए सरकार ने एक मैटरनल बेनिफिट एक्ट बनाया है, जिसमें महिलाओं को गर्भावस्था में 6 माह की छुट्टी मिलती है या अवकाश मिलता है। लेकिन ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उनके लिए एक नुकसान का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स महिलाओं को लेना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो पैसा उनको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, जबकि काम के लिए उन्हें किसी और को रखना है। तो आपको नहीं लगता ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक्चुअली बेनिफिट की बजाय लॉस एक्ट हो गया है? नहीं मैम, इसे थोड़ा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज भी हमारी जो महिलाएं हैं 50% ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन कार्य क्षेत्र में लेबर वर्कफोर्स में देखें तो मात्र 33% उनका जो कि योगदान है। मैं वही बोल रही हूँ कि तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिर रहा है महिलाओं का इसी वजह से, क्योंकि एम्प्लॉयर्स लेने को तैयार नहीं है महिलाओं को, क्योंकि उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, जबकि कार्य करने के लिए एक और एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, तो बर्डन उनके ऊपर आ रहा है। मैम इसमें कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम है या कुछ और चीज़ें हैं, बीच के समय में हम कुछ काम ऐसा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सीधे अवकाश मिलता है, उसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है उसमें, क्योंकि महिला को वो चाहिए अवकाश, वो उस दौर से गुजर रही होती है जहाँ पर उसे रेस्ट की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मैम ये बिल्कुल सही है, और इस वजह से जो लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन में भी कंपनीज कुछ इस तरह से कर सकती हैं कि जैसे
कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के जो प्रोग्राम चलते हैं थोड़ा उनको कुछ कट करके, या इस पे मैं बहुत सही तो नहीं शायद आर्गुमेंट अच्छा, नहीं दे पा चलिए रही ठीक हूँ। है, कोई बात नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, इस वक्त भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? अभी जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार ये 2.0 है। 2.0 है। क्या आपको लगता है कि अगर हम ये डिसीजन मेकिंग फैमिली प्लानिंग की औरतों के हाथ में दे दें पूरी तरीके से, तो TFR क्या होगा? अब तो मैम ये कांस्टेंट ही हो गया है, तो मुझे लगता है कि यही रहेगा। यही रहेगा, जी। ना गिरेगा ना बढ़ेगा? नहीं मैम, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से बता सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 2 बच्चे कम से कम तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक है तो दूसरे का सहारा होगा। तो मतलब आप 1 चाइल्ड पॉलिसी से अग्री नहीं करते हैं? नहीं मैम, कुछ हद तक नहीं। मुझे लगता है कि ये एक मतलब पॉपुलेशन हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, नहीं तो आगे के समय में चल के चाइना जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर हमारे पास वर्क फोर्स नहीं बचेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकिता, आपकी हॉबी है किचन गार्डनिंग, यस सर। तो क्या क्या आप कैसे हॉबी को करते हैं? सर ये हॉबी तो जैसे गांव में हमने देखा था, हमारे आसपास में हम लोग ऐसे ही मौसमी सब्जियां उगाते थे, और अभी मैं जहाँ पर रहती हूँ अपार्टमेंट में, तो मैं उसमें 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेती हूँ। कुछ जैसे अभी मैंने बैगन लगाया है और भिंडी लगाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए अंकिता कि अभी जब कोविड का टाइम चल रहा था तो एक टर्म काफ़ी चर्चा में आया, उसे कहते हैं क्लाउड किचन। तो क्लाउड किचन क्या है? सर मैंने ये शब्द नहीं सुना है। अच्छा, और गार्डनिंग से ही या प्लांटेशन से संबंधित एक और शब्द है जो कि मियावाकी फॉरेस्ट। तो मियावाकी फॉरेस्ट क्या होता है? सर नहीं जानती मैं, ये प्लेस सुना है लेकिन। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स की स्टूडेंट हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, आपने रिसर्च भी किया है, तो मुझे ये बताइए कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? सर ये 4 होते हैं। मैंने तो सुना है कि 5 होते हैं, बताइए कौन कौन से सर 4 हैं? ये तो लिक्विड और सॉलिड गैसेस, और एक सुपर कोल्ड स्टेट का मैटर, प्लाज्मा बोल सकते हैं। प्लाज्मा। जी अच्छा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को क्या कहेंगे? वो स्टेट ऑफ मैटर नहीं माना जाता? हाँ सर, वो भी है, लेकिन रेयरली, मतलब एक्सपेरिमेंटल में हम उसे रेयरली ऑब्टेन करते हैं, तो इसलिए आम बोलचाल की भाषा में हम 4 ही मानेंगे या 5 मानेंगे? सर एज अ फिजिक्स स्टूडेंट में देखूं तो वो 5 होंगे। 5 होंगे, जी। ठीक है। अच्छा, इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो फिजिक्स में किस लिए दिया गया है? सर वो जो नोबेल प्राइज़ मिला है 3 लोगों को मिला है, जिसमें से उन्होंने आधा और आधा 2 लोगों में 1/4 एंड 1/4 डिवाइड हुआ है। तो जो पहला 2 मिला है वो उन्होंने वेदर की Climate science मॉडलिंग, पे। जी क्लाइमेट, जी ग्लोबल, जी दूसरा मिला है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए। उसमें जो उसमें एक टर्म आता है स्पिन ग्लासेस, तो मुझे बताइए स्पिन ग्लासेस क्या होता है आम व्यक्ति की भाषा में? सर हर स्टेट में स्पिन्स होती हैं, तो यदि हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उन्हें चेंज कर पाएँ तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। चलिए, और अगर हम बिहार को देखें, क्योंकि आप बिहार से आती हैं, बिहार में आप सेवा देना चाहती हैं, तो बिहार में आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? सर दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हम अभी डेवलप हो रहे हैं, और लगातार कई वर्षों से हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 2 डिजिट में लगभग 10% के हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इस वजह से अवसर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं सर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब रिसोर्सेज की चुनौती ज़्यादा बड़ी है या माइंडसेट की, कि लोग ये मान चुके हैं कि नहीं बिहार है तो अब डेवलपमेंट नहीं हो सकता है यहाँ? हाँ सर, मैं आपके दूसरे कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे लगता है कि। ठीक है। अंकिता, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपके पास सोचिए कि आपको एक सिलेक्शन करना है, ठीक है, आप वहाँ नहीं हैं, आप यहाँ हैं, और आपके पास 2 लोग हैं, वो करीब करीब हर मतलब जो अगर उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाए, बाकी चीज़ें देखी जाए, तो करीब करीब बराबर होते हैं। उनमें सिर्फ फ़र्क है एज का। एक हैं 25 साल के, एक हैं 35 साल के, ठीक है। वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एज का डिफरेंस है, 25 ईयर्स एंड 35 ईयर्स। आपको उनमें से एक को ही चुनना है, तो आप किसको चुनेंगे और क्यों? सर मैं इस पे जो एजेड पर्सन है उन्हें लेना चाहूँगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी इसी हिसाब से वरीयता दी जाती है कि जिसकी उम्र अधिक है उसे पहले रखा जाता है। और यही आपका लॉजिक है या इसके पीछे और भी कोई रीज़न होगा? नहीं सर, मुझे तो अभी सबसे पहला यही समझ में आ रहा है कि वो एलिमिनेशन का गवर्नमेंट जॉब्स में यही नियम तो रखते हैं। जो कम उम्र वाला है उसको सिर्फ इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र कम है? सर उनके पास में और बहुत सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के, तो
ठीक है अंकिता, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मे आई कम इन सर? आइए बैठिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले भी आपने मॉक्स दिए हैं हाँ सर, एक केवल ऑफलाइन दिया है और 2-3 मैंने ऑनलाइन दिए हैं। और आपने कभी कमीशन में भी दिया हुआ है? नहीं सर। ठीक है, ये पहला आपका मौका जी। रहेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको कि आपने क्वेश्चंस को ठीक से हैंडल किया, मतलब आपका क्या वो है एनालिसिस? नहीं सर, जो सिचुएशनल क्वेश्चन थे जैसे मैम ने पूछा, मैं उसको अच्छे से आर्ग्यू नहीं कर पाई, और आपका जो एज रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि थोड़ा और मुझे सटीक जवाब उसका। ठीक है, बट ओवरऑल अंकिता आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। ठीक जी। है, यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, मतलब जो आपका पूरा ओवरऑल बायोडेटा है जिसमें कि आपने रिसर्च की हुई है और आप ने खुद ही बताया कि आप 3 साल के बच्चे की माँ भी हैं, फिर भी आपने ये सब चीज़ें की हैं, तो इससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, उस पर आपको और बिल्ड करना है, राइट। यहाँ छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तो और बेहतर हो जाएगा। जी। पहली बात तो देखिए ड्रेस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये आपकी ड्रेस वहाँ नहीं होगी ना, हाँ आप सर। फॉर्मल कुछ पहन के जाएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरा, जैसे मैंने आपसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, तो आपका जो इंट्रोडक्शन था वो थोड़ा सा एक वन डायमेंशनल था कि आपने एक मतलब हायर एजुकेशन और उसके आगे की ही बात की। ठीक है, जबकि आप शुरुआत ऐसे कर सकते थे कि आपने फैमिली के बारे में कुछ बताया, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपने एजुकेशन पे, फिर प्रोफेशन पे ना, मतलब तो थोड़ा डाइवर्सिटी के साथ आप अपना इंट्रोडक्शन दे मुझे सकते लगा हैं। सर कि बहुत इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जा रहा नहीं, था। लंबा नहीं करना है उसको, लेकिन कुछ पॉइंट्स कुछ। ऐसे भी होंगे ना जो कि शायद वो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं और जगह की भी चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो जी। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे वर्क कर सकते हैं, राइट। ठीक सर। ओवरऑल ठीक था। फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, वॉइस लेवल वगैरह बढ़िया है, आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ आप बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। कहीं कहीं क्या हो रहा है कि जैसे आपने खुद भी बताया कि जब थोड़ा आपको आपके व्यूज़ पूछे जा रहे हैं किसी इशू पे, तो वहाँ आपके आंसर बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा मतलब वेवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कास्ट सेंसस पे भी पूछा, तो आपका आंसर जो मैं सुनना चाह रहा था वो नहीं था, या कि जो एक्चुअल मुद्दा है कि वो एकदम लास्ट में आपने बोला कि वोट मतलब इससे बैंक कुछ, हाँ पॉलिटिक्स, हाँ क्या ठीक मैं है, मतलब इस तरह मतलब के नहीं, शब्द। आप मतलब जो इशू है ना उसको आप मतलब एक निष्पक्ष रूप से आपको एनालाइज करना है। ये नहीं कि इससे हमारा फ़ायदा है या हमारा नुकसान है, बट हाँ इशू क्या है ये बताना है आपको, बस उतना ही पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से जब मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह की बात हुई, तो या तो अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको वो थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से जो एज वाला क्वेश्चन था जी। उसमें भी आपने मतलब बहुत ही आसानी से आपने मतलब जो जिनकी एज ज़्यादा है उनका साइड ले लिया। ठीक है, और आप भी कुछ ना कुछ मतलब इसीलिए पूछा गया था ये। जी। तो इसमें मतलब आपको दोनों पहलू ज़रूर देखने हैं, और थोड़ा सा एक आंसर ये होता है कि जहाँ ऐसा ना लगे कि हम अपना ही फेवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा बेटर सोच के दे सकते हैं जवाब। वैसे ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये हल्की फुल्की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बिहार से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। कब है इंटरव्यू आपका? सर 20 जून को है। 20 जून को है, तो अभी भी आपके पास करीब करीब 10 दिन का समय है। जी। तो बिहार रिलेटेड करंट इश्यूज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल जो हो रहा है उस पर भी सवाल बन सकता है, तो थोड़ा न्यूज़पेपर को देखते रहेंगे। और बाकी आपको जस्ट प्रेजेंटेशन पे ही काम करना है। जिसका आंसर नहीं आता है वहाँ क्षमा मांगिए। ठीक है, ठीक है। गैस भी करना है तो अनुमति लेकर, ठीक तो है। आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल आपका अच्छा है मेरे ख्याल से, तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आपका धन्यवाद सिलेक्शन सर। होना चाहिए। जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम।